दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो परीक्षा है, इसकी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा तो आप देकर ही आए, ठीक है। अभी आप मेंस के लिए तैयार हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि तारीखें आए, आयोग कुछ घोषित करे और उसके हिसाब से तैयारी को अपनी दिशा दी जाए। तो अभी तिथियां घोषित हो चुकी हैं और इसमें आप जानते हैं कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। समय का आपके पास अभाव है क्योंकि तारीख जनवरी और फरवरी की ही है। 31 जनवरी और 1 फरवरी की तारीखें आयोग ने तय की है। ये 2 दिन है आपके पास जिसमें कि आपका मेंस होगा। ये महायुद्ध है क्योंकि इसमें इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और जिस भी परीक्षा में साक्षात्कार नहीं है वहाँ पर मेंस पर ही सारा उत्तरदायित्व टिका होता है। तो पूरी एनर्जी, पूरा सामर्थ्य आपको इसी में झोंकना है। अब ये जो आपका प्रश्न पत्र है, इसमें आप देखें कि तारीख 31 तारीख जो शनिवार की है, इसमें पहला प्रश्न पत्र आपका होगा सामान्य अध्ययन, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही पूरा पैटर्न है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ प्रश्नों का स्तर बढ़ जाएगा, प्रश्नों की गहराई बढ़ जाएगी। प्रश्न उतने हल्के स्तर के, हल्के तो पूछे नहीं गए थे प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन मुख्य परीक्षा में उतने जो उनका स्तर था उससे थोड़ा ऊपर का आप समझें वैसे प्रश्न आएंगे। 9:30 से 11:30 ये समय रहेगा। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र आपका है, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न पत्र, इसमें आपके 2 खंड बटे हुए हैं। पहला खंड जो है ये भी हिंदी का है और दूसरे वाले में आप देख रहे हैं ये भी हिंदी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि ये पहला वाला जो है ना, इसमें आपको लिखना होगा। कन्वेंशनल हिंदी जिसे आप कहते हैं, परंपरागत हिंदी जिसे आप कहते हैं, तो वही प्रश्न पत्र ये है जिसमें कि गद्यांश अवबोधन, पत्र लेखन, कंप्यूटर से संबंधित तमाम तरह के प्रश्न आएंगे और इसके लिए आपके पास निर्धारित समय होगा। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको प्रश्न पत्र हल करने का अवसर मिलेगा। भरपूर समय है, अगर आपने पहले से अभ्यास किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरा खंड है जिसमें कि वस्तुनिष्ठ हिंदी है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आएंगे, सिलेबस आप सभी जानते हैं। और 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का, यानी आधे घंटे का समय आपके पास रहेगा। पर्याप्त समय, उतने में ही आपको हल करना होगा। अगर आपने अभ्यास किया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी और अभ्यास निश्चित तौर पर आपने किया है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आप पहले ही प्रतिभागी बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल है और हमारी ओर से क्रैश कोर्स भी चलाया जा रहा है जो कि 75 दिनों की अंतिम जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर आधारित है। कंप्लीट सिलेक्शन की हम तैयारी करवाते हैं। अगर आप हमारे बताए हुए जितने निर्देश हैं उनका पालन करते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं, जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसी के अनुरूप चलते हैं। मेहनत आप ही की होती है, मार्गदर्शन हमारा होता है, पढ़ना आप ही को है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी सिलेक्टिव स्टडी आप करें कि आपका सिलेक्शन हो, वो हमारी ओर से आपको दिया जाता है। तो अगर आप हमारे मार्गदर्शन पर चलते हैं, हमारे दिखाए रास्ते पर चलते हैं, तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। बाकी आप देखें हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं उसमें हम किस तरीके से अलग अलग प्रश्न पत्रों की तैयारी करवाते हैं। जो आरओ मेंस का हमारा जीएस के लिए हमारी ओर से तैयारी करवाई जा रही है, तो इसमें 120 में से 90 नंबर का जो टारगेट है, ठीक है। 90 नंबर के लिए सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज और जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन करके जो टारगेट 90 नंबर का रखा गया है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये एक निश्चित लक्ष्य नहीं रखा गया है, लेकिन 90 का अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए सुविधा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन इतना तगड़ा है कि अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा नहीं रखते हैं तो बाकी अभ्यर्थी आपसे आगे निकल जाएंगे। प्री में कंपटीशन का स्तर वैसे ही ऊंचा रहता है, मेंस में जो पहुंचते हैं वो पहले से ही मजे हुए होते हैं, उनमें कोई उनके कौशल में संदेह नहीं होता है। तो लक्ष्य आपको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो आपको 90 नंबर का जो यहाँ लक्ष्य है उसको लेकर चलना चाहिए। उसके लिए कंप्लीट हमारी ओर से तैयारी करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, पर्याप्त अभ्यास का अवसर आपको दिया जाता है। उसके बाद कन्वेंशनल हिंदी का प्रश्न पत्र आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी को लिखना है, इसमें यहाँ पर आपको रटने से नहीं काम चलेगा, आपको समझना होगा कि किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो हमारी ओर से जो पेड ग्रुप चलाए जाते हैं उसमें पूरा सिलेक्शन मटेरियल यानी पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। उसके बाद मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, 10 हमारी ओर से कन्वेंशनल हिंदी के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसके साथ साथ टास्क आपको दिए जाते हैं, ठीक है। टास्क दिए जाते हैं और वो जो टास्क है उनमें भी आपको सेक्शन वाइज तैयारी करवाई जाती है। मतलब जो सिलेबस आपका है ना उसके अलग अलग जो सेगमेंट हैं, टुकड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी एक में गद्यांश अवबोधन का हो गया, किसी एक में पत्र लेखन का हो गया, तो इस तरीके से हम उसके टुकड़ों में अभ्यास करवाते हैं।
उसके बाद जो फुल लेंथ हमारे 10 मॉक टेस्ट होते हैं उसमें पूरा जैसा पेपर का प्रारूप होता है उस तरीके से हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, मॉक टेस्ट तैयार करते हैं और उसका आपको अभ्यास करने का अवसर देते हैं। फीडबैक उसका दिया जाता है, आपकी चेकिंग की जाती है और जितने नंबर के आप हकदार होते हैं उस हिसाब से आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, नंबर दिए जाते हैं। तरीका हमारा ये होता है कि हम कॉपियाँ आपकी चेक करके PDF जो है उस पर नंबर देते हैं और उसके बाद वॉइस नोट के माध्यम से टेलीग्राम में आपको फीडबैक दिया जाता है जिसमें कि विधिवत बताया जाता है कि क्या चीज़ कैसे करनी। ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि जो वस्तुनिष्ठ हिंदी है उसमें तो 60 में से 60 का ही टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। हालांकि ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप 60 में 60 पा ही लें, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी इच्छा और आपकी आशा के अनुरूप हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ व्यतिक्रम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तो 60 का टारगेट इसमें भी रखिए। ठीक, 80 नंबर का टारगेट आप कन्वेंशनल में रखें और 60 का टारगेट जो है वो वस्तुनिष्ठ हिंदी में रखें। तो ये आपके लिए अच्छी बढ़त का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक बढ़िया बढ़त अपने जो बाकी कंपटीटर हैं उन पर प्राप्त कर लेंगे। बाकी कैंडिडेट आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखकर चलना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है निबंध का। निबंध में भी आपको टोटल लिखना ही है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव या कोई रटने वाली चीज़ काम नहीं आती। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो निबंध को रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है। रटने से काम नहीं चलेगा। निबंध एक वैचारिक गद्य है। विचारों को वरीयता दीजिए, विचारों को प्राथमिकता दीजिए और तभी आप सफल होंगे। आपको क्या लगता है आयोग आपसे निबंध क्यों लिखवाता है? आपको कोई विचारक बनाने का, आपको कोई निबंधकार बनाने का आयोग का उद्देश्य नहीं है। आयोग तो ये चाहता है कि आप अपना दृष्टिकोण उसे दिखाइए कि आप एक प्रशासक की भांति सोच पा रहे हैं या नहीं, एक प्रशासकीय दृष्टिकोण आपके अंदर है अथवा नहीं। बस वही चेक करना होता है। तो उसके लिए आपको अपनी समझ वहाँ जाहिर करनी होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पेड ग्रुप हैं वो लगातार चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनको भी एक बार देख लेना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में PYQ से बढ़िया मार्गदर्शक आपके लिए कोई दूसरा नहीं होता है। तो जो पीछे पूछे गए निबंध हैं आयोग के द्वारा, जो पीछे आपसे निबंध पूछे गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, उन पर भी आप, मेरी सलाह यही है कि आप अभ्यास करिए। अभ्यास करके देखिए कि एक सीमित समय में उन 3 निबंधों को आप लिखने में और सही तरीके से भली भांति लिखने में सक्षम है या नहीं। ठीक, तो ये अभ्यास आपको करना चाहिए। फिलहाल हमारी ओर से जो है 30 मॉडल ऐसे और इन 30 निबंधों के शीर्षक पहले दिए जाते हैं। असल में आपको पहले शीर्षक दिया जाएगा एक टास्क के तौर पे और उस पर कैंडिडेट लिखते हैं, पेड ग्रुप में सबमिट करते हैं। उसके बाद उनकी फाइलों को चेक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि निबंध की संरचना कैसी होनी चाहिए, किस निबंध पर किस ढंग का अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद तब जाकर हम मॉडल देते हैं और बहुत जल्द हम निबंध और कन्वेंशनल हिंदी के प्रश्न पत्रों के लिए एक पूरी वीडियो सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वो भविष्य में आएगी। भविष्य मतलब निकट भविष्य में आएगी। फिलहाल की बात यही है कि अभी तारीख आ गई है परीक्षा की, तो हम दृष्टिकोण क्या रखें, अपना अप्रोच क्या रखें, कैसे चलें कि हमें सफलता मिले, तो उसके लिए थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो यही सारी बातें हैं। बाकी आप एक चीज़ और देख लीजिए कि कुल 320 नंबर का टारगेट आपका बन रहा है GS का। ठीक है, GS का। उसके अलावा जो हिंदी के 2 तरीके हैं ना इसमें, एक तो कन्वेंशनल है और दूसरा आपका माफ कीजिएगा ऑब्जेक्टिव है। दोनों को मिलाकर आपका जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, देखिए कन्वेंशनल में 80 या 85 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना, ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि तो बहुत आसान है, इतना तो पाया ही जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। GS में आपको मिल सकता है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। GS में जितना टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, संभव है कि आप उससे ज़्यादा प्राप्त कर लें, अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है। क्योंकि सिर्फ मेहनत ही नहीं, वहाँ पर जब पेपर सामने आता है तो उस समय आप अपने पूरे कौशल को दिखा पाते हैं कि नहीं, मतलब उस दिन आप पूरा अपना 100% प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं, ये भी मैटर करता है। तो वो चीज़ GS के पेपर में हो गई, अगर आपके पक्ष में हो गई तो आपने बढ़िया प्रदर्शन किया, वहाँ आपका काम हो गया। लेकिन कन्वेंशनल में लिखने के बावजूद परीक्षक कौन सा है और वो किस नज़रिए से, किस मूड में कॉपी चेक कर रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। यानी कॉपी किस व्यक्ति के हाथ में गई। तो इसमें 80-85 का जो आपको एक आसान लक्ष्य दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में उतना आसान नहीं है, तो सतर्क हो जाइए। बाकी निबंध के लिए जो हमने लक्ष्य रखा है, तो उसके हिसाब से आप जोड़ जाड़ कर देखेंगे ना, तो 320 नंबर का अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं, 320 से लेकर 310 से लेकर 320 के बीच में रखिए। कुछ लोग 330 और 350 का भी बना लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब एक
आदर्श टारगेट बन जाएगा जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लक्ष्य भी ना बना लें कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो 320 नंबर का अगर आप लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो कट ऑफ के आप करीब रहेंगे, कट ऑफ को आप क्लियर करने में सक्षम रहेंगे, आप एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। आपको अब अपने पूरी जो तैयारी आप पहले से करते आ रहे हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे, फैला कर तैयारी कर रहे थे, सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, ये पेपर पढ़ना है, ये तैयारी करनी है, लेकिन अब उसको समेट कर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अब आप बिखेर कर पढ़ेंगे। तो यही सब कुछ है। आप देख रहे हैं कि कुल प्रश्न जो हैं वो जीएस के 120 होते हैं, नंबर भी उस पर 120 हैं, 2 घंटे का समय मिलता है। ये सब पीछे आप देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है ना। निबंध आपको 3 लिखने होते हैं, ठीक है, निबंध 3 लिखने होते हैं, 3 जैसे आप यूपीपीसीएस के लिए लिखते हैं ना वैसे ही, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा में लिखने होते हैं, वहाँ तो भाषा के चयन की गुंजाइश होती है। 120 का यहाँ होता है, मतलब 40-40 के प्रत्येक निबंध होते हैं, 3 घंटे का समय होता है, कुल मिलाकर 400 नंबर है। उसमें से 320-330 का जो टारगेट आपने रखा है, उतना अगर आप अचीव करते हैं तो आप सिलेक्शन के हकदार बन जाएंगे। ठीक है, चाहे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उतना आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त माना जाएगा। तो यही सारी बातें। बाकी अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़कर अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको भरपूर मौका मिलेगा। और ये देखिए, जीएस का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, आप सभी इससे परिचित हैं। वही पुराना सिलेबस है जो प्री का होता है, वही सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, सिलेबस आप देख रहे हैं, ये देखिए, है ना। इसमें ये देखिए रीजनिंग वाले प्रश्न भी होते हैं और यूपी से रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी, ये भी शामिल है। करंट अफेयर का महत्व है ही है, आप सभी जानते हैं, तो इससे आप भली भांति परिचित हैं। उसके बाद ये परंपरागत हिंदी का सिलेबस है, इसको भी आपने पहले ही देखा हुआ है। पूर्णांक आपका 100 का होता है, समय 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, और इसमें माफ कीजिएगा, इसमें आपको पहला जो प्रश्न आता है वो गद्यांश अवबोधन का होता है, 21 नंबर का होता है। ठीक है, ये गद्यांश अवबोधन वाला जो प्रश्न है ये 21 नंबर का होता है। शीर्षक बताना होता है दिए हुए गद्यांश का, सारांश करना होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें संक्षेपण नहीं करना होता है, सारांश करना होता है, और कुछ 3 रेखांकित पंक्तियां होती हैं, उनकी आपको फैलाकर व्याख्या करनी होती है। ये 3 काम आपको करने होते हैं, तो 21 में से आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है टेबुलर फॉर्म। एक सरकारी पत्र आपको दे दिया जाता है दूसरे प्रश्न में, 15 अंक का ये होता है, और यकीन मानिए इसमें नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप सही तरीके से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। सारिणी रूप की विशेषता क्या होती है, ये संक्षिप्त होता है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो टेबुलर फॉर्म में जो विषय वास्तु वाला कॉलम होता है उसमें पूरे पत्र को छाप देते हैं, पूरे पत्र की जो मेन बॉडी होती है उसको एकदम यथारूप छाप देते हैं। तो नंबर क्या मिलेगा, जब पूरा पत्र ही आपने वही छाप दिया तो फिर देने का उद्देश्य नहीं है। तो मेन जो मुख्य पत्र दिया गया था उसी को कोई व्यक्ति पढ़ लेगा, उसको मालूम हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म का पर्पज ये होता है ना कि भाई आप कम शब्दों में पत्र का सिर्फ उद्देश्य लिख दो कि किस उद्देश्य से पत्र को भेजा गया था, प्रेषक ने किस पर्पज से प्रेषिती को पत्र भेजा था, सिर्फ उतना उसमें लिख दीजिए, वही उसमें आवश्यकता होती है। टेबुलर फॉर्म में अगर आप ढंग से करते हैं तो 15 में से आपको अधिकतम यानी 10 से ज़्यादा अंक मिलेंगे। उसके बाद नंबर आता है पत्राचार का। इसमें जो पत्र आपके सिलेबस में है, शासकीय, अर्धशासकीय है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञाप भी है, ध्यान दीजिएगा कार्यालय ज्ञाप भी है, परिपत्र है, फिर विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन है, अनुस्मारक भी शामिल है। प्रतिवेदन जो है उसमें आपको शासकीय स्तर के प्रतिवेदन को लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, इस पर हम वीडियो क्लास भी लेकर आएंगे और हमारे जो ग्रुप हैं उनमें इस पर अब लगातार अभ्यास करवाया जा रहा है। प्रतिवेदन को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर की ज़्यादा समस्या सबको होती है, टिप्पण और प्रतिवेदन। टिप्पण में लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, प्रतिवेदन में भी कुछ कम परेशानी नहीं है। तो इन परेशानियों का समाधान हमारी ओर से वीडियो क्लास में होगा। फिलहाल ये सिलेबस, ठीक, ये पत्राचार वाला हो गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पारिभाषिक शब्दावली होती है, प्रशासनिक शब्द होते हैं, औद्योगिक स्तर के शब्द होते हैं। मतलब शब्द वही साधारण है जो दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका अनुवाद आपको प्रशासनिक स्तर पर करना होता है। मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में ही ट्रांसलेट करना होता है या फिर उसको कॉमर्शियल रूप में ही ट्रांसलेट करना होता है। उसका जनरल फॉर्म आप नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये 10 अंक का होता है, 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी वाला और वही 10 अंक हिंदी से अंग्रेजी वाले होते हैं। उसके बाद मुहावरा लोकोक्ति होते हैं, सिर्फ 5 ही दिए जाते हैं। यूपीपीसीएस की तरह यहाँ भरकर 10 नहीं मिलते हैं, सिर्फ 5 मिलते हैं, और इस पर आपके टोटल 10 अंक होते हैं, 2-2 नंबर इस पर निर्धारित होते हैं। मुहावरे लोकोक्ति साधारण स्तर के होते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। मतलब यूपीपीसीएस के मेंस में जिस तरह के लोकोक्ति मुहावरे आप देखते हैं उससे थोड़ा स्तर इसका सामान्य ही होता है, उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। और उसके बाद अंतिम वाला जो प्रश्न आप देखते हैं 5वें नंबर पर, ये कंप्यूटर वाला होता है, पूरा 10 नंबर का होता है। यानी 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न
2-2 अंक का होता है। ज़्यादातर वन लाइनर टाइप के होते हैं, कुछ में जो है वो परिभाषा आपको देनी होती है। सामान्य प्रश्न होते हैं, कंप्यूटर की साधारण जानकारी दी जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि जो आपके मॉक टेस्ट हैं उसमें कंप्यूटर आधारित प्रश्न थोड़े ऊंचे स्तर के हैं। तो ऊंचा जानबूझ कर रखा गया है कि करंट अफेयर की भी कुछ चीज़ें उसमें शामिल हो जाएं। भाई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में कुछ जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको अगर हम शुमार नहीं करते हैं और उस तरह के अपडेट प्रश्न आ जाते हैं तो उससे आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर आधारित प्रश्न जो हैं ये 10 नंबर के हैं। यही आपका परंपरागत हिंदी का पूरा सिलेबस है और उसके बाद फिर ये आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक, 6-6 शब्दों के हिसाब से, मतलब 6 शब्द आपके विलोम वाले, उस पर आधारित प्रश्न 12 अंक हो गया। उसी प्रकार से 6 वाक्य दिए जाएंगे, वर्तनी वाक्य शुद्धि वाला जो है। ठीक है, और इसमें फिर 12 अंक आपके निर्धारित होंगे। सब ऑब्जेक्टिव है, ये 4 विकल्प में से चुनने वाला है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, माफ कीजिएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये 6 शब्द इससे संबंधित आपको मिलेंगे। ये 12 अंक का हो गया। और उसके बाद तद्भव तत्सम है और विशेषण विशेष्य। ज़्यादा समस्या लोगों को विशेषण विशेष्य में होती है, तो विशेषण विशेष्य के लिए थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। हमारी ओर से जो है वो क्विज भी करवाई जा रही है और क्विज में भी लगातार जो विशेषण विशेष्य के प्रश्न हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 12-12 अंक का है। इसका पूर्णांक है 60 और इसका जो प्रारूप है ना, ये प्रारंभिक परीक्षा में जो 60 नंबर की हिंदी थी कमोबेश वैसा ही है। प्रश्न थोड़े से गहराई वाले होंगे, प्रश्न थोड़े से ऊंचे स्तर के होंगे, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान देना है, मतलब थोड़ा बारीकी से पढ़ना है। अब यहाँ देखें, ये 3 घंटे का आपका है पूरा। 120 का पूर्णांक हो गया निबंध का। और निबंध आपको 3 क्षेत्रों से लिखकर देने होते हैं। इसमें देखें, पहला जो खंड होता है इसमें 3 क्षेत्र बने हुए हैं। साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ निबंध का शीर्षक आपका होगा। ये नहीं कि यही टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मुद्दा हो सकता है, जैसे कि महिलाओं से जुड़ा हो सकता है, गरीबी से जुड़ा हो सकता है, नौजवानों से जुड़ा हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विषय हो सकता है। ठीक है, शब्द सीमा आपकी प्रत्येक निबंध के लिए 600 होती है। जैसे कि यूपीपीसीएस के मेंस में आपको 700 की शब्द सीमा मिलती है, तो यहाँ पर 600 है। 40-40 अंक का प्रत्येक निबंध है, मतलब पूर्णांक वही है और उसी में से आपको नंबर मिलेंगे। फिर दूसरा जो खंड है उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला हिस्सा एक होता है, आर्थिक क्षेत्र का, कृषि और व्यापार का है। ठीक है, उसमें से कोई एक टॉपिक चुनकर आपको लिखना होता है। और ये वाला करंट अफेयर और आपदा प्रबंधन, इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये निबंध के जो 3 खंड होते हैं इसमें से आपको एक एक विषय का चुनाव करके लिखना होता है। ये पीछे की कट ऑफ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है वो कैसी है, ये सचिवालय के लिए अलग होती है, मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की बनी हुई है। यहाँ देखें आप, ये जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो दी हुई है। ईडब्ल्यूएस का है और बाकी जो आप अपने हिसाब से जो कैटेगरी है उसको देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद ये सहायक समीक्षा अधिकारी वाला है, इसको भी आप देख लीजिए। कट ऑफ जनरल वाली ही देखिए और उसी को टारगेट बनाइए। ये लक्ष्य रखकर चलेंगे तो फिर आप कभी भी असफल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ऊंचा लक्ष्य रखकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 272-250 के आसपास जो कट ऑफ है, उसी हिसाब से हमने 300 आपको बता दिया है। तो ऊंचा लक्ष्य अगर आप रखेंगे तो अगर थोड़े 19-20 भी आपके नंबर होते हैं तो सिलेक्शन की लिस्ट से आप कम से कम बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊंचा टारगेट बनाएं। बाकी जो हमारे पेड ग्रुप है उनकी इन्फॉर्मेशन आप देख ही रहे हैं कि हमारी ओर से क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही हम पूरी तैयारी करवाते हैं और पैटर्न वही रहता है। पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, डाउट क्लियरेंस होगा, कॉपी चेक होगी, जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको दी जाएंगी, जैसा पेपर का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो जुड़ सकते हैं। जीएस की जो टॉपिक वाइज क्लासेज हैं वो दी जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट जो नोट्स हैं वो दिए जाएंगे। उसी हिसाब से आप देखें, कन्वेंशनल के लिए भी है, जो 160 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र है उसके लिए आप देखेंगे, मतलब 100 नंबर और 60 नंबर मिलाकर 160 का मतलब है कि 100 और 60। तो इसमें पूरा जो आंसर राइटिंग टास्क हैं वो दिए जाते हैं। न सिर्फ हम मॉक टेस्ट करवाते हैं बल्कि टास्क भी आपको देते हैं करने के लिए। उसके अलावा जो 10 मॉक टेस्ट हैं कन्वेंशनल के वो दिए जाते हैं और 10 मॉडल पेपर जो हैं ये परंपरागत वाले, ये संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लास और बाकी चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, मतलब प्रत्येक टेस्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और उसके साथ साथ आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। 10 टेस्ट जो है ये 100 नंबर के हो गए और पूरा 60 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ वाला हिस्सा है उसके लिए भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। PYQ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, इन सब की क्लासेस जो है वो यहाँ पर दी जाएंगी।
और एस्से वाले ग्रुप में जैसा कि हमने पहले भी बताया था भाई 30 एस्से हम लोग देंगे, और 30 एस्से जो है वो हम लोग लगातार अपने ग्रुपों में दे भी रहे हैं। काफ़ी हद तक हमने इसमें कंप्लीट भी करवा दिए हैं। बहुत सारे जो ग्रुप हैं उनमें तो 28वें 29वें तक पहुंच चुका है। तो अगर आप जुड़कर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो 30 जो मॉडल ऐसे हैं ये अति संभावित शीर्षक हैं जिन पर कि हम अभ्यास करवाते हैं। निबंध कैसे लिखा जाए इसका हम एक पूरा आपको आधार बनाकर देते हैं। कैसे ड्राफ्ट बनाया जाता है, कैसे निबंध को आकार दिया जाता है, किस शीर्षक को हम कैसे डील करेंगे, इस पर हम काम करते हैं, इस पर हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। ठीक। और फिर क्विज वाला ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी हम हिंदी के लिए जो वस्तुनिष्ठ हिंदी है और जीएस के लिए पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम है। बाकी जो मेंस का आपका परीक्षा का प्रारूप है उसके हिसाब से आप अपना टारगेट तय करिए और जुट जाइए, क्योंकि अब समय कम है, आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं, आपके पास अब टाइम नहीं है। अगर आप अभी से लगेंगे तो आपके लिए अभ्यास के लिए एकदम नपा हुआ समय है। उतना ही समय है जिसमें कि आप लिख कर दोहरा कर अपनी चीज़ों को और पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि हिंदी आपकी या जो जीएस है आपका या निबंध है वो सब तैयार हो चुका है। आप परीक्षा में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपकी तैयारी में कहीं से कोई कमी नहीं है। आत्मविश्वास तभी बनेगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे। तो अपने समय को डिवाइड कर लीजिए। आप इस हिसाब से देख लीजिए कि आपका समय किस दिशा में जा रहा है। मतलब जो हिस्सा आपका कमज़ोर है उसी पर प्रैक्टिस करिए। जिस चीज़ में आप मजबूत हैं, जिस चीज़ में आप बेहतर कर पा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए, उसका अभ्यास थोड़ा कम, मतलब समय को घटा दीजिए उसमें से। तो आशा है कि आपको ये रणनीति और ये जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।